किसी भी परीक्षा को जब दे करके आए हैं आप, ठीक है, चाहे आप रीट की परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की परीक्षा दे रहे हों, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, आप प्लीज़ इसको अच्छे से मजबूती के साथ सुनिए, आप कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। हमारा काम परीक्षा हॉल में सही तरीके से एग्ज़ाम दे करके, संयमित रह करके आने तक का है। उस समय तक मैनेज करके आ जाइए अपने आप को। पहले क्या तैयारी करनी है, एग्ज़ाम में जाने से कुछ दिन पहले की क्या स्ट्रेटजी है, एग्ज़ाम हॉल में क्या माइंड सेटअप के साथ जाना है, एग्ज़ाम के लास्ट मिनट तक क्या करके आना है, हमारी जिम्मेदारी वहाँ तक है। उसके बाद बाहर आकर के मूर्खों जैसा व्यवहार मत कीजिए। कितनी मेरिट जा रही है, क्या आ रहा है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, सिलेक्शन कब तक हो जाएगा, पोस्टिंग कब तक दे देंगे। अरे भाई, ये न आपके हाथ में है, न मेरे हाथ में है, न आरपीएससी चेयरपर्सन के हाथ में है। उनके पास भी ये व्यवस्था, ये एग्जैक्ट चीज़ें नहीं है। अनावश्यक ऐसे अनुत्तरित प्रश्नों पर विचार मत करिए, बिल्कुल मत करिए। क्वेश्चन मिला रहे हैं, ठीक है, उसको आप बाद में जाकर के आप अपने उस एक्सपीरियंस में डाल लीजिएगा कि पुराने पेपर सोल्व करते हैं उस तरीके से, लेकिन आपने ऐसे फालतू के बकवास कामों में अपने आप को मत इन्वॉल्व करिए। ये बिना बात के तनाव के कारण है। एक विद्यार्थी का कल फोन आया कि सर मुझे अब 1 महीना बचा है, आरएस की तैयारी करनी है, मैं करूं या नहीं करूं। मैंने कहा करनी क्यों नहीं, जब मन बना रखा है तो करनी है, बिल्कुल करनी है। सर 1 महीना ही है, मेरिट कितनी जाएगी, रीट की कितनी जाएगी, इसकी कितनी जाएगी। मैंने इतनी किए हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, उसने जैसे बताया, आप इसको ये मत मानना अच्छा साहब इतनी जाएगी क्या मेरिट, है ना। मैंने 120 किए हैं, 118 किए हैं, ऐसा कह रहे हैं कि मेरिट 125 जाएगी। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने जिसने ये 125 की मेरिट निकाली है उसने सबके पेपर वेपर करके और वो पूरा फाइनल कर दिया कि इतनी की मेरिट आ जाएगी। नहीं सर, ऐसा बता रहे हैं। तो फिर उससे क्या होगा, अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि भाई जो चेक करेंगे उनके जो हेड हैं वो आपको बता दें कि हाँ भाई मेरिट इतनी जाएगी, तो नहीं सर फिर क्या है कि मैं आरएस की तैयारी में जुट जाऊँ। अच्छा चलो मान लो आपके 110 की मेरिट जा रही है और आपके 118 हैं, तो फिर तो तैयारी करनी है सर आरएस की। और मान लीजिए कि 125 है, फिर नहीं सर फिर तैयारी तो करनी ही है ना, फिर वहाँ नहीं हुआ और तो जब दोनों तो तुम्हें करनी है तैयारी, तो फिर कर ही लो ना, इस बात पर विचार करते क्यों। ये अपना मुद्दा है ही नहीं। अगर कम करके आए हैं तो फालतू का तनाव मत लीजिए। क्यों? क्योंकि उस तनाव से आगे का सही नहीं कर पाएंगे। अगर ज़्यादा कर आए हैं जो आपको एक्सपेक्टेशन लग रहा है, आप भले ही उत्साहित हो लो, लेकिन उसके बावजूद भी आप कई बार अनावश्यक रूप से रिलैक्स होकर के बैठे रहते हैं। बिल्कुल भूल जाइए। एग्ज़ाम देने के टाइम अब भूल जाइए। एग्ज़ाम दे करके आ गए, एग्ज़ाम देने तक, एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने तक हमारे हाथ में था, उसके अलावा अब हमारे हाथ में नहीं है। मत विचार करिए, मत मिलान करिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं आप देखिए, चाहे सरकारें कुछ भी कहती हों करती हों, परीक्षाएं लेंगे तो अभी जैसे जल्दबाजी में सारी एग्जाम्स ले रहे हैं, नहीं लेंगे तो लंबा टाइम निकल जाएगा। लेकिन खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर, नुकसान खरबूजे का ही होना है। कटेगा कौन? खरबूजे। चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, मैनेज करके रखिए और प्रॉपर वे में तैयार हो करके रहिए। क्योंकि ये कोई सरकारें, कोई व्यक्ति नहीं पूछता इस बात को लेकर के। डिले हो रहा है, जल्दी हो रहा है, 1000 तरीके की और भी बातें आ जाएंगी,
कल शाम को एक विद्यार्थी का और फ़ोन आया, बिल्कुल रो रहे थे लगातार लगातार 15-20 मिनट तक। सर बहुत ज़रूरी था, नौकरी लगना बहुत ज़रूरी था, परिवार में ये स्थिति है, परिवार में वैसी स्थिति है, बहुत ही ज़रूरी था। सर आपको क्या बताऊं? मैंने कहा बिल्कुल मत बताओ, आपके रोने से न तो आपके 2 नंबर बढ़ने वाले, जो आप दे करके आ गए न, नंबर उतने ही रहेंगे। अब मेरिट उससे कम जाए चाहे ज़्यादा जाए, वो आपका मुद्दा नहीं है। उस रोने धोने का कोई मतलब नहीं है। अभी पुराने विद्यार्थी एक आए थे, तीन चार 5 विद्यार्थी थे, उसमें से एक तो लगे हुए हैं लेक्चरर, वो अपने भाई के लिए और उनके लिए आए थे, और एक जो 1 आध नंबर से रह गए स्कूल लेक्चरशिप में पिछली बार, उनको सबको देख करके यही स्थिति कि भाई सर मैं फिर टेंशन कर ली मैंने और फिर मैं गांव चला गया। अच्छे इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे, 1 नंबर से रह गया तो मैं बिल्कुल डिमोरलाइज हो गया, और अब फिर मैंने वापस मन बनाया कि ले ही लें, कर ही लें। तो भाई मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ, आप 1 दिन खराब करिए, 1 हफ्ता खराब करिए, 1 महीना खराब करिए, 1 साल खराब करिए, 5 साल खराब करिए, वापस आपको आना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। आपको इस दुनिया में अपने स्वाभिमान के साथ जीना है तो करनी ही पड़ेगी, ये तय मान लीजिए। तो फिर 1 साल भी क्यों खराब करना है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे आसपास वालों में किसी को कोई नहीं फर्क पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ बैठ करके कुछ टाइम वो भी दुखी हो लेंगे, इसके अलावा भुगतना आपको ही है, ये तय मान लीजिए। जीवन भर आपको ही भुगतना है, हर हाल में आपको ही भुगतना है। पिताजी, माताजी, भाई बहन, जो भी आपके पास हैं, जो भी आपके नज़दीकी हैं, वो सहानुभूति दे लेंगे, कोई बात नहीं, क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ भी कह लेंगे। लेकिन स्वाभिमान की जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं, उससे आपको ही समझौता करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। इसलिए 1 दिन खराब करिए चाहे 1 साल खराब करिए, आखिरकार आपको आना पड़ेगा। और 1 साल बाद आप आएंगे दवाइयां लेकर के, गोलियां लेकर के, और अपने आप में तैयार होकर के जब आएंगे तो वापस से आपको फिर वही 0 से तैयारी करनी पड़ेगी, वही संघर्ष प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ये बात आसान है, मैं नहीं कह रहा कि ये, लेकिन ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? आप दूसरा विकल्प बता दीजिए। करना तो है ही न, हर हाल में करना ही है। अगर मैं मेरे आसपास रहने वाले लोगों और मैं मेरे अपने आप को स्वाभिमान से जीवन जीना चाहता हूं, तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो क्यों फिर बिना बात में 1 महीना खराब करें? इसलिए इसका सर्वोत्तम इलाज है, सर्वोत्तम इलाज है जब 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगस्ट काम्टे ने पॉजिटिविज्म की अवधारणा प्रस्तुत की, उस विचार को अपना लीजिए। प्रत्यक्षवाद की अवधारणा, भूगोल में क्या अवधारणा थी? जब फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में अराजकता फैल चुकी थी, क्रांतिकारियों ने सत्ता को उखाड़ फेंका था, विकल्प के तौर पे कोई सत्ता नहीं स्थापित की गई ढंग से, तो जो संघर्ष हो रहा था, मारकाट मच रही थी फ्रांस में, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था, अराजकता फैली हुई थी। अराजकता का मतलब राज जैसी कोई व्यवस्था नहीं, अराज, कोई प्रशासन काम नहीं कर रहा, माहौल कि हमारे देश का क्या होगा, हमारे समाज का क्या होगा, नेगेटिविटी भरी हुई थी। उस माहौल में अगस्ट काम्टे ने
पॉजिटिविज्म की, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा प्रस्तुत की और कहा अनुत्तरित प्रश्नों के जवाबों का तलाश करना बंद कर दीजिए। जिन प्रश्नों के कोई जवाब नहीं होते हैं, ऐसे फालतू के प्रश्नों के पर विचार करना और उन जवाबों को तलाशना बंद कर दीजिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, इन बातों पर विचार करना बंद कर दीजिए और जो एक्शन, जो काम करना है उस काम पर जुट जाइए। ऐसे बातों पर विचार करना बंद कर दें जो अनावश्यक रूप से भावनात्मक रूप में कमजोर करते हैं। भावनात्मक रूप में जो कमजोर करते हैं उन बातों पर विचार करना बंद कर दीजिए। पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। सकारात्मक जितना सोचेंगे, जितना पॉजिटिव बातों के बारे में सोचेंगे, उतना पॉजिटिविटी से भर जाएंगे हम। और जितना नेगेटिव, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, फिर निवेदन कर रहा हूं, बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, नेगेटिव विचार, टाइम खराब करने वाले विचार आते अपने आप हैं, जाते अपने आप नहीं हैं। ये बात ध्यान कर लीजिए। आपको पकड़ करके खुद निकालने पड़ेंगे माइंड से उनको बाहर। आप ये सोचें कि अपने आप आ गए हैं, आप बैठे बैठे मिनट, घंटे, दिन आप सोचते रहिए, अपने आप नहीं जाएंगे। और हमारा माइंड, हमारा दिमाग ऐसा जबरदस्त गलत आदतों का आदी हो गया है कि हम माइंड से निकालते ही नहीं है ऐसे नेगेटिव थॉट को। आ रहा है, आने देते हैं। बहुगुणित प्रकार से मल्टीपल ग्रोथ, बहुगुणित वृद्धि होती है उसमें, उन विचारों में एक के बाद कई गुना और विचार आते हैं। ऐसा हो गया तो वैसा हो जाएगा, वैसा विस्फोट हो जाता है, विचारों का ब्लास्ट, एक्सप्लोजन हो जाता है। अगर आपने उस शुरुआत में ही उस बीज को ही निकाल दिया, नहीं आने दिया, निकालना पड़ेगा। आप ये सोचें कि अपने आप चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको अवसाद के गर्त में, डिप्रेशन के गर्त में ले जाकर के मानेगा वो उस टाइम, और आपके कई दिन खराब कर जाएगा, तबीयत खराब कर जाएगा। आखिरकार वही 5-7 दिन के बाद या जितना भी समय आप उससे उभरते हैं, जुटना तो फिर भी पड़ेगा। तो आपसे आग्रह है कि इस प्रकार के कोई विचार आए तो आने से पहले नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आ गए हैं, आप निकाल फेंकिए उसको। फेंकने का तरीका यही है, पेन उठाइए और जो मन माफिक आपको अच्छा पढ़ने का मन करता है, जो भी अच्छा, जी के पढ़ने का और कुछ भी अच्छा पढ़ने का, लिखने का मन कर रहा अच्छा, पेन उठाइए, लेकिन लिखना चालू कर दीजिए ध्यान से, दिमाग से। पढ़ने का काम, किताब उठा करके पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वो माइंड में बात चलती रहेगी। आप सोचें कि मैं भी ध्यान डाइवर्ट करता हूं, नहीं होगा ध्यान डाइवर्ट। पेन उठाइए, पेन उठा करके डाइवर्ट करिए दिमाग, लिखिए, लिख करके पढ़िए, आधा घंटा 1 घंटा हो जाएगा, इधर उधर डाइवर्ट करना पड़ेगा। ये इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि जिन्होंने इन बातों को फॉलो किया है, अनुसरण किया है, वो सफल हो रहे हैं। और जो बुद्धिमानी लगा लेता है, कोई ऐसा, ये कोई बातें हमने इन प्रैक्टिकल तो की नहीं है, प्रैक्टिकल बातें हैं, सारी व्यवहारिक बातें हैं। ये कोई मेरी तरफ से कोई मैं नए विचार गढ़ करके थोड़ी बता रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों ने जो कहे हैं उनको इकट्ठा करके बता रहा हूँ। मेरे कोई अपने विचार थोड़े ना है, नहीं है विचार ये, लेकिन ये वास्तविकता है, होता ऐसा ही है। और इन विचारों को जिसने अनुसरण कर लिया ना, उन बड़े लोगों के विचारों को जो हम माध्यम बन करके कभी कभी सोच लेते हैं, 1% जीनियसनेस, इंटेलिजेंसी 1% काम करती है, 99% आपकी कंसिस्टेंसी काम करती है, आपका हार्डवर्क। हार्डवर्क का मतलब कंसिस्टेंसी होता है, रेगुलरिटी। आप सोचिए 1%, ये कौन कह रहे हैं? जिन्हें पूरा संसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट प्रकार का आईक्यू वाला व्यक्ति मानता है, सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति मानता है जिसको, अल्बर्ट आइंस्टीन, उनका विचार है ये, मेरा बिल्कुल नहीं है। 1% इंटेलिजेंसी काम करती है और 99% नियमितता, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, ये काम करता है।
किसी भी चीज में सफल होने के लिए। और यही बात घुमा फिरा करके कई बार हमने भी चर्चा की है, हमने उन बड़े लोगों की बातों को ही यहां पर डिस्कस किया है। वही नियमितता आप अपना लीजिए, सफलता मिल जाएगी। कि हाईवे पर भी तो अलर्ट होकर के गाड़ी चलाते हैं ना, भले ही आप कुछ भी काम कर रहे हो, विंडो खोल रहे हो या कोई भी बुक या कोई भी फाइल साइड में कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप हाईवे पे कंसंट्रेशन रखते हो। तो भाई दुनिया भर के काम है, सबके पास होते हैं काम, लेकिन कंसंट्रेशन तो रखिए ना जहां रखना है, कंसंट्रेशन तो रखिए ना। प्लीज इसको करिए, क्योंकि जो भी परीक्षाएं हुई हैं उन परीक्षाओं के आधार पर सफल अगर होना है तो फिर ये चीजें तो फॉलो करनी पड़ेंगी।